सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक राज सर हैं। आइए इनसे हम जमीन सर्वे को लेकर के कुछ बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, जमीन सर्वे का काम बिहार में चल रहा है, अभी अभी शुरू हो चुका है। जी हाँ, हो चुका है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर जमीन सर्वे हो रहा है इससे गरीबों का क्या फायदा है और क्या घाटा है, इसके बारे में। फॉर्म 2 है और एक फॉर्म 3 है। जी, फॉर्म 2 हर केस में ज़रूरी है। अब पहले समझ लेते हैं फॉर्म 2 क्या है। फॉर्म 2 जमीन के विवरण की डिमांड करता है कि ज़मीन कहाँ पे है, एरिया ज़मीन का क्या है, चौहद्दी ज़मीन की क्या है, ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है, और अगर आपको ज़मीन उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है तो वहाँ फॉर्म 3 की ज़रूरत पड़ जाती है। यानी अगर आप खुद ही ज़मीन को खरीदे हैं तो आपको फॉर्म 3 की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो फॉर्म इस समय में बेसिक है सर्वे के शुरुआत में। जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा, अगर सर्वे में अपील की नौबत आएगी कि फॉर्म 2 में ज़मीन का विवरण देना है, अब फॉर्म 3 की बारी आती है। फॉर्म 3 भी एक तरीके का सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी खुद से हमें डिक्लेयर कर देना है कि हमारे वंश में कौन कौन है और कैसे हमें उस वंश के बीच में ज़मीन प्राप्त हुआ है। इसका डिक्लेरेशन फॉर्म 3 के अंदर आ जाता है। तो ये दो फॉर्म बेसिक हैं इस समय पे। जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा और भी फॉर्म्स का इस्तेमाल आ सकता है। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो नहीं आएगा। तो मतलब दिक्कत नहीं होगा तो यही दो फॉर्म से काम चल जाएगा। बट दिक्कतें आएंगी। अगर कोई और क्लेम करता है उस पर आप जवाब दाखिल करेंगे। तो धीरे धीरे सर्वे को उस हिसाब से बनाया गया है कि आगे चल के एक एक करके अलग अलग स्टेज पे अलग अलग अभी दो ही फॉर्म का फिलहाल दो ही फॉर्म की ज़रूरत है, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी खुद की ज़मीन है और खुद के नाम पे ही है, किसी दादा परदादा के नाम पे नहीं है, तो आपको एक ही फॉर्म की ज़रूरत है। वो कौन सा फॉर्म? फॉर्म 2। फॉर्म 2 है जी। चलिए, अब मान कर चलिए इतना डॉक्यूमेंट्स, अपना कोई ज़मीन यानी हमारा कोई ज़मीन है और दूसरा कोई घेर लिया है, उसको सरकार हासिल करा कर देगी या उसी तरह रहे? देखिए, पहले समझते हैं सर्वे हो क्या रहा है और आपके सवाल का जवाब इसी जवाब में आ जाएगा। सरकार ये कह रही है कि ये फलाना ज़मीन आपकी है। अगर आपकी है तो आप इसके कागज़ हमें दिखाइए, ताकि हम एक नया खतियान बना सकें, यानी एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकें लगभग 100 साल बाद। ये सर्वे लगभग 100 साल बाद हो रहा है। अब मान लीजिए आपने एक ज़मीन को क्लेम किया कि ये ज़मीन आपका है। ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, बट कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। तो सर्वे में सरकार अभी कहीं ये नहीं कह रही है कि हम खुद ही आके ज़मीन आपकी खाली करा के देंगे, बट एक ये मानने वाली बात है कि जब आपके नाम पे सारे रिकॉर्ड हैं या हो जाएंगे आने वाले समय में, तो ज़मीन के मालिकाना हक में आप होंगे। बिल्कुल सही बात है जी। आज अगर आपका ज़मीन कोई घेरा है या कल भी कोई घेरेगा, अगर किसी तरह का कोई क्लेम करता है आपके ज़मीन पे, कोई किसी तरह का दावा करता है, तो आप किसी कागज़ को ही सामने रख के बात करेंगे। जी, है ना। तो कागज़, जैसे हम कहते हैं कागज़ सर्वस्व मालिक है, कि कागज़ ही मालिक होता है ज़मीन का। तो इस बात को समझ लीजिए कि सर्वे सिर्फ कागज़ का हो रहा है इस टाइम पे, ज़मीन और कागज़ का, कि ये ज़मीन है, इसके संबंध में ये कागज़ है। सरकार ज़रूरी नहीं है कि आपका ज़मीन अभी खाली करा के देगी, उसके लिए सरकार की अलग एजेंसियां हैं। अगर आपके ज़मीन पे कोई आज कब्जा करता है, पुलिस के पास चले जाते हैं, न्यायालय में चले जाते हैं, ज़मीन खाली, हमारे ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, तो वहाँ से ज़मीन आपका खाली कराया जाता है। पहले सरकार गरीबों को सीलिंग बनाया है, गरीबों को सरकार 10 कट्ठा 5 कट्ठा गरीबों को दिया है, और यह भी बोला है कि उसको बेचना नहीं है, दूसरे किसी के नाम से रजिस्ट्री नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर वह ज़मीन यानी जो मालिक है उस ज़मीन का, अगर दूसरे किसी से बेच दे रहे हैं, उसका क्या प्रक्रिया है? नहीं, सीलिंग की ज़मीन तो आप बेच ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप सीलिंग की ज़मीन जो आपको दी गई है आपके जीवन यापन के लिए, वो जीवन यापन के लिए ही बांटी गई थी ज़मीन, तो वो आप बेच नहीं सकते हैं। अगर वो बेच दिए हैं, दूसरा कोई लिया है, उसका कोई गलत है। आप आज भी अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस में, यानी कि दोनों के दोनों आदमी ही गलत है।
हाँ, अगर आप आज भी रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाते हैं और किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं तो अंत में एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि ये ज़मीन का सीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी तरीके के दस्तावेज को जब उठाएंगे तो आखिरी में आपको ये पाया जाएगा लिखा हुआ कि ये ज़मीन का सीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, गैर मजरूआ ज़मीन का क्या होगा? यानी सरकारी जो ज़मीन है उस पर अगर कोई घर बना लिया है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसका क्या हो? देखिए, सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ही। अब इसमें दो तरह की अफवाहें आ रही हैं जी लोग पहली बात ये भी कह रहे हैं कि सरकार अपनी ज़मीन वापस दे लेगी। सरकार बिल्कुल अपनी ज़मीन वापस दे लेगी जो सरकार का है और खाली पड़ा हुआ है। जी पर अब मान लीजिए कि 40 साल 50 साल से उस पर मकान बना हुआ है। मान के जी। चलिए कि 40 साल 50 साल से मकान बना हुआ है। सरकार आज आके कहती है कि ये ज़मीन हमारा है, आप खाली कीजिए। ठीक है, जी सरकार ऐसा क्लेम कर सकती है। इस केस में हम एक कानून के दूसरे सिद्धांत में चले जाते हैं, एडवर्स पोजीशन कहते हैं। जी एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है, अब इस संदर्भ में स्पेशली मतलब मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो किसी को। जी मान लीजिए सरकारी जमीन पे घर बना हुआ है 50 साल से जी और मैं रह रहा हूँ वहाँ 50 साल से, जी तो सरकार अब तक कहाँ थी? जी यह तो सवाल बनता है। सरकार अब तक अगर कहाँ थी? पहले से सरकार अपना ज़मीन अपने पास रखता तो तो वहाँ मैं कोई उस पे नहीं जाता, या जब मैं गया तो सरकार को मुझे रोकना चाहिए था। तो 50 साल से मेरा पूरा परिवार उस जमीन पे जीवन यापन कर रहा है, तो सरकार के पास एक समय सीमा है 30 साल की। जी एक लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है। लॉ ऑफ लिमिटेशन में कहा गया है कि 30 साल तक किसी भी सरकारी ज़मीन पे जी अगर किसी ने सरकारी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है या सरकार को पता है कि उस ज़मीन पे ये आदमी रहता है फिर भी सरकार चुप है 30 साल तक, जी तो फिर सरकार 30 साल के बाद 31वें साल में ये नहीं बोल सकती है कि आप ज़मीन खाली कीजिए। यानी उस ज़मीन पर जो है वह रहेंगे। वो रहेंगे, सरकार उसको खाली करा सकती है, पर इसमें डिस्प्यूट होगा क्योंकि कानून है और सरकार कानून की मालिक होती है। सरकार अपने हिसाब से कानून को बदलेगी, उस पर पर इस पे कुछ भी हो डिस्प्यूट होंगे। इस पे डिस्प्यूट होंगे, कोर्ट में जाएगा, ये टाइटल का केस बनेगा। एडवर्स पोजीशन से इस पे केस बनेंगे धीरे धीरे, क्योंकि जिनका 50 साल से घर है उन्हें आप खाली नहीं करा सकते। जो खेत के पास गैर मजरूआ ज़मीन है जी जिस पे कोई नहीं रह रहा, उस पे सरकार कह देगी इस पे पहले कोई नहीं था तो हम ही है, तो उस पे प्रूफ करना मुश्किल है जी कि इस पे कब से आदमी रह रहा है। पर अब 40 साल से आप बिजली का बिल भर रहे हो, 40 साल से आपका नगर निगम में रसीद कट रहा है, अब सरकार आ जाके तो नहीं कह सकती है कि ज़मीन हमारा है, हमें लाके दो भाई, तुम इतने साल से क्या कर रहे थे। अच्छा सर, इसमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं लोग कि वंशावली लगे, ज़मीन सर्वे में वंशावली लगे। देखिए, ज़मीन सर्वे में वंशावली तब लगेगा, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि फॉर्म 3 अगर आप भरते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो ज़मीन है वो आपको उत्तराधिकार में मिली है। जी उत्तराधिकार मतलब आपके परदादा से दादा को आई या किसी से भी आपके एक ऊपर से आपको मिली है, आपने नहीं खरीदा है। तो उत्तराधिकार में मिली जो आपकी ज़मीन है उसके लिए आपको वंशावली देना पड़ेगा। अब वंशावली को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। पहली कन्फ्यूज़न है कि वंशावली कहाँ बनवाएं। जी अब सरकार के हिसाब से फॉर्म 3 जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है, मतलब फॉर्म 3 अगर आपने भर दिया तो आपका काम हो गया। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ देना है तो आप एक टेबल में बना के दे सकते हैं। जी मान लीजिए फॉर्म 3 में लिमिटेड कॉलम है, फॉर्म 3 में जो खंड है वो लिमिटेड है, तो आप अपने पिता तक ही लिख सकते हैं उसमें। अब मान लीजिए आपको संपत्ति जो है वो परदादा से आ रही है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे कि मेरे दादा के इतने इतने बच्चे ऐसे ऐसे संपत्ति नीचे आके मुझे मिली है। जी अब इसमें बीच में ये अफवाहें उठी, लोग सरपंच पास गए, मुखिया के पास गए कि आप बनाइए जी। ऐसा ठीक है, लोगों का ये मानना है कि सरपंच और मुखिया भी एक तरीके के कानूनी अधिकार रखते हैं, जी तो उनकी सिग्नेचर, उनकी मोहर उस पर पड़ेगी तो उस कागज को मजबूती मिलेगी। जी बट ऐसा अभी तक कहीं भी डिमांड नहीं है। आप समझे इस बात को, ये अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि हमारा कागज थोड़ा मजबूत हो जाए, लोग सरपंच से बनवा रहे हैं, लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास जा रहे हैं बनवाने के लिए, ब्लॉक में जा रहे हैं बनवाने के लिए, है ना। तो अलग अलग जगह पे वंशावली जो बन रही है उसका यही कारण है कि लोग अपने आप को तसल्ली देने के लिए वंशावली बनवा रहे हैं। अच्छा सर, 2005 के पहले
बहनों का अधिकार नहीं दिया गया था हिस्सा देने के लिए। उसके बाद में यानी 2005 के बाद में अब हिस्सा देने का प्रावधान हुआ है। जी। तो 2005 के पहले के लोग भी हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, पहले समझ लीजिए बात को कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है वो सब जातीय धर्म को लेकर हो रहा है। जी किसी की ज़मीन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी की ज़मीन हो। तो 2005 के पहले दूसरे धर्मों में, हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में बहनों को हिस्सा मिलता था। जी हिंदू धर्म में 2005 के पहले हिस्सा नहीं मिलता था। जैसे किसी एक इंसान की मृत्यु हो गई 2005 से पहले, जी तो उस समय अगर उनके 2 बेटे और 1 बेटी है तो बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी 2005 से पहले पहले नहीं। हिस्सा नहीं मिलता था बेटियों को। हमारे समाज में ये चला भी नहीं है कभी कि पहले बेटियों को हिस्सा मिले। पर 2005 के बाद सरकार ने बोला कि हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं जिनका हिंदू धर्म के हिसाब से पार्टीशन होता है प्रॉपर्टी का, मतलब प्रॉपर्टी बांटी जाती है, जी वहाँ पे बेटा और बेटी एक समान है। तो बेटियों का अधिकार 2005 के बाद से है। यानी 2005 के पहले अगर आपके ज़मीन का बंटवारा हो चुका है तो 2005 के पहले अगर बंटवारा हो चुका है जी तो बहनों को हिस्सा नहीं मिलेगा। 2005 के बाद है तो बहनों को हिस्सा मिलेगा। अब ये अलग बात है कि हिंदू समाज में और आज भी बिहार के समाज में बहनें हिस्सा नहीं लेती हैं। अगर वह चाहे कि नहीं हमको अपना भाई से हिस्सा नहीं चाहिए, हाँ, तो कोई बात नहीं, वो क्लियर है। आप जब बंटवारे की कागज बनाते हैं आप उसमें कह दें कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, अक्सर बिहार के लोग दूसरे राज्य दूसरे देश में कमाने जाते हैं, अगर वह जमीन सर्वे में नहीं पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान? देखिए, हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने और इसमें हमें बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि सर्वे का प्रारूप कैसा है, मतलब सर्वे हो कैसे रहा है। तो जब आप बिहार की सर्वे की जो वेबसाइट है DLRS करके, उस पर आप जाएंगे तो उस पर वहाँ पे अपने आप में ही फॉर्म बने हुए ऑनलाइन ही, जी मतलब आपको खुद ही भरना है ऑनलाइन में फॉर्म। जी इसका मतलब है कि आप दिल्ली में बैठे हो, कलकत्ता बैठे हो, मुंबई बैठे हो, अमेरिका बैठे हो, आप वहीं से बैठ के फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म 2 पूरा। तो आप अपने जो प्रॉपर्टी का डिटेल है, ज़मीन का डिटेल है, सब कुछ वहाँ आप भर सकते हैं। तो वहाँ आपको जो फॉर्म जमा करने के लिए जो लोगों की भीड़ अगर लग रही है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वो लोग भी आपके फॉर्म को लेंगे और स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करेंगे, क्योंकि फिजिकल कॉपी तो खो सकती है, मिसयूज़ हो सकता है। तो एक ये अच्छी राय है कि आप ऑनलाइन ज़रूर अप्लाई करें। ऑफलाइन अगर आप कागज़ जमा करके आ रहे हैं तो ठीक है, पर उसी चीज़ को आप ऑनलाइन में भी ज़रूर जमा करें, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड रहे और ये ना हो कि आपके दस्तावेज में से 3 पन्ने गायब हों, आपके फॉर्म 2 का चौहद्दी फटा हुआ हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप अपने कागज़ को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन ज़रूर भरें। सरकार का यही कहना है कि आप कंप्लीटली सर्वे के शुरुआती हिस्सों में ऑनलाइन आप अपने ज़मीन का डिटेल दे सकते हैं। यानी कि जो बाहर हैं दूसरे जगह कमा रहे हैं उनको आने का ज़रूरत नहीं। अभी तक तो नहीं है, पर सर्वे में जो खामियां हैं जो समझ में आ रही हैं, जब स्थल निरीक्षण की बात होती है, जैसे कि जब अमीन आएंगे ज़मीन पे, जी अब आप जानते हैं कि गाँव में जो आर होता है खेत जी के, जी वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। कोई 4 हाथ घुसा देते हैं। हाँ, या 4 हाथ पीछे हो जाता है, जिसका जो दबंग आदमी है वो 8 हाथ खींच लेगा अंदर, जी। दबा देगा। अब आप आर उस दिन सीधा तो करने जाएंगे नहीं, सीधा करने जाएंगे तो मारामारी होगी, यानी पूरा लफड़ा का जड़ है। हाँ, ये बिल्कुल होगा। बिहार इसमें में इसमें जमीन अभी आप- सर्वे का काम ही आप- पूरा लफड़ा का जड़ है। अभी आप कुछ समय देखते चलिए, यहाँ पे अगर प्रशासनिक व्यवस्था में थोड़ी भी ढील हुई, यानी अगर अमीन के साथ पुलिस बल नहीं है, जी तो उस जमीन पे लफड़ा वहाँ होना ही है। कौन कैसे रोकेंगे आप उसको? लोग तो परेशान है, लोग चाहेंगे कि नहीं हमको थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाए, लोग कोई तो नहीं मान- चाहेगा कि अपना जमीन दूसरे को दे। दें। अब आप समझिए इस बात को कि पुराने सर्वे में भी ऐसा देखा गया है कि नक्शा से ज़मीन शॉर्ट करता है बहुत क्षेत्र में। अगर आप ध्यान से कभी किसी क्षेत्र को देखें तो जो पुराने सर्वे का नक्शा है जी उसमें जब आप रकबा को नपवाते हैं, नक्शा को नपवाते हैं, तो वो आज जो ज़मीन है, आप नक्शा होगी 5 कट्ठा की, ज़मीन निकलेगा 4 कट्ठा 17 धूर, 3 धूर घट जाएगा। जी
तो समस्या तो है उसमें, इसका मतलब है। जी, समस्या तो तो आज अगर हम उस चीज़ में जाएंगे तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी हमारे साथ। किसी का आर छोटा है, किसी का आर बड़ा है स्थल निरीक्षण में। अब इसी पर जवाब है कि स्थल निरीक्षण में तो बाहर वाले आदमी को आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएगा तो उसका कोई आर घुसका दे, क्या करेंगे आप? आखिर आप स्थल निरीक्षण करा किस ले रहे हैं? जमीन को जानने के लिए। यानी कि ऑनलाइन का प्रक्रिया विफल रहे। ऑनलाइन सिर्फ शुरुआती दौर में है, बाद में जब समस्याएं आएंगी तो आप दौड़ते रहिए। और सच्चाई तो ये है कि जो बेचारे वाकई बाहर रह रहे हैं, जैसे आप मुंबई रहिए, दिल्ली रहिए, कलकत्ता रहिए, वो आज भाग के आ रहे हैं अपने गाँव की तरफ देखने के लिए कि क्या सच में पोजीशन है। लोग परेशान हैं। अब लोग कमाना धमाना छोड़िए, अब लोग इसी में पड़ेंगे कि हमारी यानी कि जमीन कहाँ है। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इससे करीब 1 साल नहीं 10 साल पीछे चले जाएंगे। और दूसरा सवाल सर कि अगर किसी का कागज घर के साथ जल गया है, हाँ, उसका क्या? ये बिल्कुल सही बात है। बिहार में मान लीजिए अगर आप बाढ़ क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, बट बहुत सारे एरियाज में बाढ़ की तो प्रॉब्लम है ही। ये तो आप जान रहे हैं बिहार में कोसी का बाढ़, गंडक का बाढ़, बागमती का पानी, नेपाल का पानी। जी, बिहार में बाढ़ की समस्याएं हैं। गरीब आदमी बेचारा कितना कागज संभाल के रखेगा, या अमीर आदमी गरीब आदमी का मतलब ही यहाँ पे नहीं है। सभी के कागज बर्बाद होते हैं बाढ़ में। घर जल गया, बाढ़ आ गई, चला गया। अब सरकार कह रही है कि आप कागज लेके आइए। अब आप कोई कागज आपके पास है ही अगर नहीं तो आपको समस्या आनी ही आनी है। भले आप जमीन वो 60 साल 70 साल से आपके हिस्से में हो। जी, मान लीजिए 1925 का कागज है, एक तो पुराना कागज, लिपि की भी दिक्कत आ रही है, कैथी भाषा में लिखी हुई कागज है, जी, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। आज लोगों को क्या समझ में आएगा हिंदी से आगे? और उस भाषा को पढ़ने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये समस्या आ रही है। तो सरकार या तो ट्रांसलेट कराए सारे दस्तावेजों को, जी। और बिहार में आज तक जितनी रजिस्ट्री हुई है उन सारे दस्तावेजों को आप ऑनलाइन करें। जब आप सारे दस्तावेजों को ऑनलाइन कर देंगे उसके बाद लोगों को समय दें कि आप अपना अपना दस्तावेज ढूंढें इसमें, जी, तब तो हम समझेंगे ना कि सरकार ने हमें भरपूर मौका दिया। भरपूर मौका। अब हम ढूंढ सकते हैं कि हाँ हमारे 1926 में बाबा दादा कहते थे कि 1926 की ज़मीन है, तो 1926 का कागज़ हमने ढूंढा। पर अब सरकार करे कि नहीं 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 नहीं, आपके पास जो कागज़ है दे दीजिए। और हकीकत यह है कि आप जब जाएंगे कागज़ लेके, फिर वहाँ आपसे अलग डिमांड किया जाएगा कि आप परिमार्जन कराइए। ये डिमांड धीरे धीरे शुरू हो गई है कि आपका अगर दाखिल खारिज सही नहीं है। कुछ सालों पहले क्या हुआ, जब सारे रसीद को डिजिटल किया जा रहा था जी, तो किसी का नाम किसी पे, किसी का रकबा किसी पे, और किसी का खाता खेसरा किसी पे, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये हुआ। अब मेरी रसीद पुरानी ठीक है पर डिजिटल में खराब है। खराब। अब सरकार को ठीक करना चाहिए खुद से नहीं। सरकार क्या कहती है कि आप फिर से अपनी कागज लेके आओ, और आप अपना कागज लेके आओ और दोबारा परिमार्जन कराओ और दोबारा अपना रसीद ठीक कराओ आप। तो हम जब सब ठीक करा ही ले रहे हैं तो फिर सर्वे आप किस बात का कर रहे हैं? तो जिस तरह कहीं कोई चलता है रोड पर, अगर वह गलत करता है तो उस पर फाइन लगता है। जी तो जिस समय रसीद ऑनलाइन हुआ, जी रसीद दिया गया, जी। और कोई गलत ऑनलाइन किया है, यानी राउत बिल्कुल। के जगह पर दूसरा कोई कुछ लगा दिया है, हाँ, दूसरा बिल्कुल, नाम के नामों जगह का पर दिक्कत दूसरा है, बिल्कुल है। नामों का दिक्कत जी। है, उस पर उसको फाइन लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि भूमि सुधार विभाग बिहार का इतने बुरे हाल में है और लोगों को परेशान करने का एक समय नहीं छोड़ा है। आज के समय में म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके पास सब कागज है फिर भी आप जाएं ब्लॉक में, कैमरा है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पूरा हमारे गांव के जितने भी लोग हैं पूरे लोग परेशान हैं, और जो भी ब्लॉक में जा रहे हैं सीओ साहब बीडीओ साहब बात कर ही नहीं रहे हैं। अभी कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी सबको मौका मिला है। भूमि सुधार विभाग वो नाम का सुधार है, अफसरशाही बढ़ाता है और कुछ नहीं कर रहा है ना। आप क्या हो रहा है कुछ आपको, आप देखिए ग्राउंड पे देखिए ना, लोगों के पास उनके दस्तावेज हैं, उनकी सही रसीद भी ऑनलाइन में गलत हो गई है, किसी का नाम गलत है, किसी का कुछ गलत है। रजिस्टर 2 में बहुत सारे फॉल्ट आ रहे हैं। रजिस्टर 2 में कहीं पेज फटा हुआ सुनने में आ रहा है, कहीं पेज फटा हुआ है, कहीं पेज ही गायब है रजिस्टर 2 में। अब आप बताएं इस बात को वो आदमी कैसे अपना प्रूफ करे? वो तो पागल हो जाएगा प्रूफ करते करते। उसी की ज़मीन है और उसे क्या लग रहा है कि सरकार सर्वे में हमें ज़मीन निकाल के दे देगी। आप इस बात को समझें, सरकार आपसे कह रही है कि आप हमें ही आके साबित कीजिए कि ज़मीन आपकी है।
सरकार निकाल कर देने वाली नहीं। सरकार आपको, अगर किसी को ये लग रहा है कि सरकार निकाल के ज़मीन देगी, थोड़ी गलतफहमी में है लोग। सरकार कह रही है कि आप अपने सारे कागज़ को लेके आइए कि ये ज़मीन आपकी है, तब हम मानेंगे कि ये ज़मीन आपकी है। अच्छा, प्लॉट पर बीडीओ साहब यानी ब्लॉक के अधिकारी जा रहे हैं लोग जमीन सर्वे कर। हाँ देखिए, अभी तो बहुत सारे जगहों पे सर्वे का काम बहुत आगे बढ़ चुका है, बट जी। बहुत क्षेत्र में सर्वे का अभी उद्घोषणा हुआ है सिर्फ। तो अभी डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, स्थल निरीक्षण होंगे, उसमें अमीन आएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो और भी अधिकारी आएंगे। यानी प्लॉट पर अधिकारी लोग जा रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ क्षेत्रों में जा रहे हैं, कुछ क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। अगर अमीन मानकर का ही अगर जरूर- अगर मानकर चलिए कि दलदल में जमीन है, जी पूरा झाड़ी है, जी, वहाँ ब्लॉक के अधिकारी लोग कैसे पहुंचे? नहीं वहाँ ये लोग उसका नहीं क्या जाएंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बट वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये लोग अपने जितने दूर इनको फ़ायदा दिखेगा उतनी दूर जाएंगे। जहाँ जंगल झाड़ी है, अब आप बताएं कि झाड़ियों में इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी हो जाती है, वहाँ कैसे मशीन चलाएंगे आप नापी के लिए? क्या वहाँ तो आर भी नहीं है, खेती ही नहीं होती है। बिग्घा के बिग्घा ऐसे ज़मीन है, एकड़ के एकड़ ऐसे ज़मीन है जहाँ खेती नहीं होती है, तो वहाँ आप कैसे करेंगे? और वहाँ आप कैसे नापेंगे? अगर आप वहाँ ही नाप रहे हैं तो फिर आप दूसरे जगह आर सीधा करने क्यों बोल रहे हैं? या तो आप बिना आर के ज़मीन को नाप लीजिए, तब तो आप ठीक हैं। इसका मतलब है कि बिना, अगर कहीं जंगल झाड़ी और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम सक्षम है कि जंगल झाड़ी में भी हम किसी का 2 कट्ठा निकाल के बता देंगे ये है, किसी का 3 कट्ठा निकाल के बता देंगे ये है, फिर आप ये क्यों फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में कि आप अपने आर को सीधा कीजिए, अपने ज़मीन का कोना ठीक कीजिए? आप उसको भी आप खुद ही ठीक करके बताइए कि नहीं आपका आर यहाँ से यहाँ होना चाहिए, हम कर लेंगे। सरकार ये समझाए कि ये आर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तब जाके लोगों के बीच में लफड़ा कम होगा। अगर सरकार ये बताती है, अगर लोगों पे आप छोड़ देंगे तो लोग तो आज परेशान हो जाएंगे, पूरे गांव में हर तरफ लड़ाई हो जाएगी, कितने अच्छा। केसेस हो जाएंगे इस पे। अच्छा, ब्लॉक के अधिकारी जो भी आ रहे हैं लोग, उन लोगों को कितना रुपया देना है जमीन सर्वे? उन लोगों को कोई रुपया नहीं देना है। अब दिक्कत ये है कि अगर कोई आपसे पैसा मांगता है सर्वे को लेकर, समस्या लोगों के साथ भी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि चलो कुछ ले दे के काम करा लेते हैं, नहीं तो कोई सर्वे में किसी भी तरह का कोई भी फी नहीं है। यानी एक भी रुपया आपका नहीं नहीं, लगेगा। सर्वे में कोई भी फी नहीं है। अगर कोई सर्वे में फी मांगता है आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि पैसे लोग मांगते हैं सर्वे में, दलाल के थ्रू से मांगेंगे। कोई अगर कोई इस बार कागज पूरा नहीं कर पाता है, उसके लिए क्या हो? नहीं, देखिए सर्वे में अगर सर्वे पूरा हो जाएगा और सर्वे की लिस्ट आ जाएगी तो बेहतर है कि सबका कागज़ पूरा हो पहले। अगर नहीं होगा कागज़ तो उसको कोर्ट में जाके अपनी टाइटल प्रूफ करनी पड़ेगी। जैसे आपने इस ज़मीन पे क्लेम किया है, ठीक है, अब आपके इस ज़मीन पर किसी और ने क्लेम ही नहीं किया, तब तो आपको किसी से लड़ना ही नहीं है। मतलब हमारे पास कागज है, हम नहीं जमा कर पाए, आपके पास मान लीजिए कि कुछ भी कागज़ है, कुछ रसीद है पुरानी, कुछ भी कागज़ है, और आप कह रहे हैं कि अगर आपने जमा ही नहीं किया तो फिर आप समय से पीछे हो गए। तो सर्वे में, अभी तक के सर्वे में सरकार का ये कहना है कि नहीं नहीं आप कागज़ दीजिए, बट ऐसा है, हो सकता है कि कोई आदमी घर में अकेला हो, कहीं बीमार हो, उसको पता ही नहीं हो सर्वे के बारे में। बिहार के आदमी भी तो अमेरिका जाते हैं, हो सकता है अमेरिका चले गए हों, या ऑनलाइन वो भर दे या उनका फेल हो जाए। तो नहीं, तो सरकार का काम है कि आप उसके कागज को, आपके पास तो रिकॉर्ड है ना, मान लीजिए हमारी जमाबंदी अगर कायम है तो सरकार के पास रिकॉर्ड है ना कि इस नाम के बंदे का जमीन है। आप समझ रहे हैं? तो सर्वे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सरकार मुझे मालिकाना हक दे रही है। सर्वे का मतलब ये है कि अगर सरकार को पता है या मुझे पता है कि ये जमीन किसका है, तो सरकार उसका रिकॉर्ड नया बना रही है। अच्छा, अगर कोई जमीन नदी में है, बीचों बीच धार में है, उसका सर्वे कैसे होगा? देखिए, अब नदी के बीच धारा की जमीन किसी आदमी की तो नहीं है, पहली बात। नहीं होता है कि अक्सर नदी इधर से उधर बदलती है, धार बदलती है। अब देखिए बात यह है कि नदी के क्षेत्र में बहुत सारे एरियाज में तो जमीन बेचना खरीदना ही प्रतिबंधित है। बहुत सारे एरियाज में कि जमीन के, नदी के कुछ दूर तक आप जमीन खरीद बेच नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसा होगा तो बालू माफिया की तो रफ्तार लग जाएगी वहाँ पे।
बट जैसे कोशी है, कोशी अपना इस साल यहाँ बहेगी, अगले साल कहीं और बह जाएगी। तो हो सकता है कि सही में जिसका रकबा हो वहाँ पे उस पे से ही बह जाए। अपने मान लीजिए 20 साल तक गंगा नदी इस रास्ते से बह रही है और आज उनकी एक ट्रिब्यूटरी निकल गई, एक उनकी धारा निकल गई और एक धारा कहीं और किसी की ज़मीन पे बह गई। तो उस समय अभी सर्वे में क्या पूछा गया है कि सर्वे में पूछा गया कि आप ज़मीन की किस्म बताइए। एक सर्वे के कॉलम में किस्म पूछा गया है, तो आपको किस्म बताना पड़ेगा कि ज़मीन का किस्म में अभी क्या है। हो सकता है कल के नदी की जो टेम्प्रोरी धारा निकलती है कभी कभी कोशी नदी में, और ये बिहार के साथ ये प्रॉब्लम है। गंगा नदी की धारा तो फिर भी सीधी है, ज़्यादा इधर उधर नहीं होती है, पर कोशी की धारा बदलती है हर साल। इस साल इस घर से निकलेगी, अगले साल 4 घर हटके निकल जाएगी। तो हो सकता है ये ज़मीन फ्री हो जाए किसी की। तो सरकार ये कह रही कि जो भी ज़मीन चाहे वो नदी की हो कहीं, उस सरकार सबका सर्वे कर रही है। मतलब सरकार देख रही है अच्छा ये ज़मीन नदी की धारा में है, तो सरकार वहाँ लिख देगी यहाँ नदी बहती है, नक्शा तो बनेगा। अब 20 साल बाद वो नक्शा कहीं और चला गया और वो ज़मीन खाली हो गया, फिर उस ज़मीन का क्या होगा तो वो सरकार के हाथ में है। पर मान लीजिए आपकी ज़मीन में नदी बह गई, आपकी ज़मीन है और वहाँ से टेम्प्रोरी अगर कोई पाथ बन गया नदी का, वो जो चेंजेबल पाथ है मतलब बदलता रहता है कोशी की तरह, तो उसमें आप अपना क्लेम करेंगे जी हमारी है ये दिक्कत है, तो उसमें सरकार फिर देखेगी उसमें क्या करना है नहीं करना है। इन चीज़ों को सर्वे सरकार पूरा करेगी, जितना अभी है वो सर्वे में लिख दिया जाएगा कि अभी ऐसा है। जैसे ये अगर नहर है कोई तो सर्वे में आएगा कि ये नहर है। अगर सड़क छोड़ा है किसी ने तो सर्वे में आएगा कि ये सड़क छोड़ा हुआ है। जैसे 100 साल पहले सर्वे में आया था सब कुछ, तो 100 साल पहले जैसे सर्वे में जहाँ नदी बनी हुई है वहाँ नदी है, वह सेम सर्वे भी है। सर्वे बस आप समझ लीजिए कि सरकार जानना चाह रही है कि अभी फ़िलहाल ज़मीन कौन सी ज़मीन की स्थिति कैसी है, कौन मालिक है। सर्वे का मेन कारण ये भी हो सकता है कि बेनामी संपत्ति कितनी है, इसके लिए भी सर्वे है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बात और बताइए कि अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे कोई केस को लेकर के, तो दिल्ली में आपसे कैसे संपर्क करें? हमारी ऑफिस है वहाँ डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में, तो वहाँ मिल सकते हैं। ऑफिस का पता मैं आपको दे दूँगा, या आप मेरा फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर से 9911093367 ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर किसी को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, कोई समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो यथासंभव जितना हो पाएगा हम उनकी मदद कर देंगे। चलिए धन्यवाद।